मैं इंजीनियर केवी सिंह अपने चैनल आईटीआई कंपटीशन वाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो लॉ है वो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जो भी आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, जो भी अपरेटस पढ़ते हैं, उन सब का बेस है। क्योंकि अगर इस लॉ के बारे में नहीं पता है तो आप ना मोटर कैसे काम करता है समझ पाएंगे, ना जनरेटर कैसे काम करता है समझ पाएंगे। इसलिए इस लॉ को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत जरूरी है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं सेकेंड ईयर का, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि तैयार करना आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 19th सेंचुरी में एक माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रूल दिया था, उसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये रूल कहाँ से आया? माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि फैराडे ने एक सर्कुलर कॉइल लिया। ये सर्कुलर कॉइल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल लिया, ठीक है। और उस कॉइल के दोनों साइड में एक अमीटर कनेक्ट कर दिया। ये जो देख रहे हैं ना, वो है अमीटर। क्या है? अमीटर। अमीटर आप लोगों को पता है अमीटर किस लिए यूज होता है? अमीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है और वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पे उन्होंने जीरो सेंटर टाइप का अमीटर लिया कि दोनों साइड में रीडिंग ले सके। उसके बाद उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को रख दिया और उसके बाद में अब उन्होंने रीडिंग देखा कि मीटर में क्या रीडिंग दे रहा है। मीटर में कोई रीडिंग नहीं था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करना शुरू किया। ये जो मैग्नेट है उसको कॉइल की तरफ मूव करना शुरू किया। तो हम सबको पता है कि मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है जो कि एन से एस की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है ना, एन से एस की तरफ जाता है। ये जो है ना ऐसे घूम करके फिर आएगा। दो कुछ लॉस भी होता है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जिसको कि इस कॉइल के कांटेक्ट में लाया मैग्नेट को। और फिर वो क्या किया कि कांटेक्ट में लाने के बाद फिर उसको दूर ले गए। तो इस तरह से मैग्नेट को मूव किया, कभी नज़दीक लाया फिर दूर ले गए, नज़दीक लाया फिर दूर ले गए। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो कॉइल है, अमीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। मीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट से करंट फ्लो होना शुरू हुआ है। इसमें कोई बैटरी नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, लेकिन मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा था कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। क्योंकि इस ये जो अमीटर लगा हुआ है, ये जो अमीटर लगा हुआ है, इस अमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया, बहुत बार किया, अलग अलग स्पीड में किया। ये जो मैग्नेट को आगे पीछे जो ला रहे थे वो अलग अलग स्पीड से लाए, धीरे धीरे लाए, फिर तेज लाए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितना ही तेज मैग्नेट की मूवमेंट कर रहे हैं उतना ही तेज क्या हो, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक कॉइल लिया, कॉइल के दोनों सिरों में एक एमीटर लगा दिया और एक मैग्नेट लिया। मैग्नेट को टच नहीं कराया कॉइल में, लेकिन दूर ही रखा, ऐसे स्टैटिक रखा, स्थिर रखा। कोई डिफ्लेक्शन अमीटर में नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मूव करना शुरू किया, अमीटर में डिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ। और इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक कंक्लूजन निकाला जिसको कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि डिफ्लेक्शन विल ऑकर इन अमीटर टिल बार मैग्नेट इज मूविंग। तो जब तक बार मैग्नेट मूव कर रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं, तब तक जो है अमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेट को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, स्थिर कर दे रहे हैं, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन निकाला कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज चेंजिंग। यदि चुंबक की दिशा बदल रही है तो विक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैग्नेट को पास ले रहे हैं, तो ये जो अमीटर था, ये जो अमीटर था, आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है कि कभी कभी जो है कभी जो है इस साइड में रीड कर रहा है, और जैसे ही दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को कॉइल से, अमीटर का जो नीडल है, ये जो नीडल है, वो इस साइड में रीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट को पास में ला रहे हैं कॉइल के, एक साइड में रीडिंग दे रहा है,
जो डिफ्लेक्शन है, जो रीडिंग है, जो सुई है मीटर की, वो एक साइड में जा रही है। जैसे ही हम दूर ले जा रहे थे, दूसरे साइड में जा रही थी। तो ये निष्कर्ष निकाला कि चुंबक की दिशा अगर बदल रही है तो जो डिफ्लेक्शन है मीटर में वो भी चेंज हो रहा है। तीसरा उन्होंने निकाला कि चुंबक के गति, चुंबक की गति, यानी जो बार मैग्नेट था, ये जो बार मैग्नेट था, इसको जितने स्पीड के साथ हम आगे पीछे ला रहे थे, उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था, उतना ही ये डिफ्लेक्शन है ना ज्यादा हो रहा था, जितना ही स्पीड के साथ ला रहे थे। तो ये 3 कंक्लूजन निकाला। इस 3 कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये रूल काफी फेमस हुआ, और फेमस ही नहीं हुआ, जितने भी आपके मोटर्स, जनरेटर, सबका ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस जो इसी पे बेस है। तो उन्होंने एक नियम दिया। तो नियम में पहला नियम उन्होंने बताया कि जब किसी चालक अथवा परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे तो ये जो फ्लक्स है, ये जो लाइन ऑफ फ्लक्स है, लाइन ऑफ फोर्स है, ये फ्लक्स है जो भी है, वो कभी कॉइल के साथ ज्यादा फ्लक्स आ रहा है और कभी कॉइल के साथ कम फ्लक्स लग रहा है। आप देख सकते हैं दूर जा रहा है तो कम फ्लक्स लग रहा है, और नजदीक आ रहा है तो ज्यादा फ्लक्स आ रहा है। तो जब भी मूवमेंट होता है, चालक का परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका मतलब हो गया कि जब मूवमेंट कर रहे हैं मैग्नेट का तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये जो फ्लक्स लिंक किया है, फ्लक्स जो कॉइल में लग रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर जब जैसे परिवर्तन हो रहा है तो ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला नियम उन्होंने दिया कि किसी भी चालक को, ये तो एक कुंडली थी, ठीक है, एक इंडक्टर था, तो इसके अलावा किसी भी चालक में अगर चालक अथवा परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, मतलब वोल्टेज उत्पन्न होगी, और जब जहां वोल्टेज होगा ईएमएफ होगा, वहां पे करंट होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ईएमएफ तो उत्पन्न होता है, तो क्वेश्चन आया कि कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो कितना होगा, कितनी चीजों पर निर्भर करेगा। तो दूसरा नियम उन्होंने दिया और इस प्रकार बोला कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका जो परिणाम है, मैग्नीट्यूड है, वो फ्लक्स मात्रा की परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स की परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब क्या हो गया, रेट का मतलब क्या होगा, पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो बताएगा कि कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स चेंज करने में कितना समय लिया गया, या फिर उसको d∅dt बोलते हैं। तो ये उन्होंने दूसरा नियम दिया। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर 5 सेकेंड में 100 मिली वेबर फ्लक्स चेंज हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 100/5, ठीक है, मतलब कि 20 मिली वेबर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, ये रेट हो गया 20 मिली वेबर पर सेकेंड, जो है ये क्या हो गया, आपका रेट हो गया। तो इस तरह से 2 नियम उन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद 2 तरह का फ्लक्स प्रोड्यूस, 2 तरह का ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। पहला जो ईएमएफ प्रोड्यूस ईएमएफ था उसको बोलते थे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है कि 2 कॉइल है, अब ये कॉइल तो स्थिर है, ये कॉइल भी स्थिर है, ठीक है, लेकिन इसमें जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी है और यहाँ स्विच है, तो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स है, जिससे जो फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि जहाँ करंट फ्लो होगा वहां पे मैग्नेट बनता है, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है, ये जो फ्लक्स जब निकल रहा है तो इसको पास में रखें, इसके टच नहीं हुआ है लेकिन पास में रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस फिर एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स में आपको लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बढ़ता है, कभी बढ़ता है, कभी जीरो होता है, कभी माइनस में जाता है। तो ये जो है इस तरह से जो फ्लक्स लिंकेज होता है और इस तरह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरली हमारे ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे काम करता है। नेक्स्ट है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब गतिज प्रेरित ईएमएफ। तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जिसमें कंडक्टर या फिर मैग्नेट को मूव करेंगे, एक उसके पोजीशन को चेंज करेंगे, तो फ्लक्स जो उसमें लिंक है, जो भी फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इससे इस तरह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसका हमने जो एग्जांपल दिया था वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का दिया था। अब देख सकते हैं कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है, पहला फिगर है, इसमें कंडक्टर मूव्स डाउन। कंडक्टर जो है ना ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे है, ज़्यादा और कम फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स लिंकेज है उसी हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसमें देखिए ये जो है ना कंडक्टर्स मूव्स अप, तो कंडक्टर को नीचे ऊपर कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिर आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा था तो डिफ्लेक्शन किस साइड में था, इस साइड में था। अब आपका कंडक्टर ऊपर गया तो डिफ्लेक्शन किस साइड में हो गया, अगर सेंटर है तो इस साइड में हो गया। और कंडक्टर अगर स्टेशनरी है और मैग्नेट को हिला रहे हैं, मैग्नेट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तब आप देख सकते हैं किधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। और मैग्नेट को अगर डाउन कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन किस साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। तो जो मीटर है उसका डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि हम लोग जो मैग्नेट को, वो जो चालक है उसे दूर ले जा रहे हैं या नजदीक ले जा रहे हैं। तो नजदीक लाएंगे तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, पास में लाएंगे तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, उसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपके एग्जाम्स में आता है, और कभी कभी तो इसी तरह से आ जाता है या कभी कभी एक न्यूमेरिकल दे देता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बी एल वी साइन थीटा। बी एल वी साइन थीटा वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है। तो बी एल वी साइन थीटा, जो बी क्या है, टेस्ला में चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको मेजर करते हैं टेस्ला में। आपको पता ही मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं। एल क्या है, चालक की लंबाई है मीटर्स में, फील्ड में चालक की प्रभावकारी लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अंग्रेजी में इसलिए लिखते रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को हिंदी नहीं आती है, कम आती है। भी, भी क्या है, फील्ड और चालक के बीच अपेक्षिक वेग, मतलब कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कंडक्टर मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड क्या है, वो स्पीड क्या हो गया, भी हो गया। और थीटा हो गया वह एंगल है, एंगल एट विच कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन से एंगल पे काट रहा है, तो वो हो गया थीटा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया। तो आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पता है आपको, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो हो गया बी एल भी इंटू 1, साइन थीटा का 1 वैल्यू हो गया, मतलब बी एल भी वोल्ट्स। तो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि साइन थीटा अगर 90 डिग्री कब होगा, वैल्यू साइन थीटा का 1, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, व्हेन साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पे जो चुंबकीय फील्ड है और कंडक्टर दोनों का एंगल 90 डिग्री पे होगा, तो उस समय जो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसका वैल्यू होगा बी एल भी। तो आप अगर न्यूमेरिकल दिया तो उसमें आप वैल्यू रख करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ कि कैसे एंगल जो है चेंज होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर है उसके एंगल्स कैसे चेंज होते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम ये जो ईएमएफ है ना वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इतना ही आप आज के वीडियो में। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर लेटेस्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टारगेट कर रहा हूँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है, या रेलवे का जो एग्जाम आ रहा है, या फिर बहुत सारे पब्लिक
सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, उनका एग्जाम आने वाला है, तो उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।